अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम सबीउल हसन खान है। नाज़रीन, आज हम कत्ल की एक किस्म की इन्वेस्टिगेशन लेके आए हैं। कोई स्टोरी नहीं है ख़ास, लेकिन बड़ा ख़ास मौजू है जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं। गैरत के नाम पे ख़वातीन का कत्ल। पिछले दिनों कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स गुजरे हमारी नज़रों से जो कि बहुत परेशान कुन थे, ख़ासतौर फैसलाबाद रीजन के हवाले से। और उन फिगर्स को उन फैक्ट्स को लेके हमने सोचा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ऐसा क्यों होता है कि गैरत के नाम पे खातून का कत्ल होता है और फिर जो उसका मुलजिम या जो उसका मुजरिम होता है वो कुछ ही देर बाद, कुछ ही दिनों बाद सलाखों से बाहर होता है। अव्वल तो वो सलाखों के पीछे जाता ही नहीं है। कानून में कुछ 8 साल पहले कुछ अमेंडमेंट की गई 302 के साथ दफ़ा 311 का जो इत्तलाक है वो ऐसे केसेस में FIR में किया गया, लेकिन वो भी बेसूद साबित हुआ। इस सब की वजह क्या है ये हम आप तक पहुंचाएंगे। एक और बड़ा अहम मसला है इस सब में, वो ये कि ऐसे केसेस को उमूमी तौर पे या तो दबा दिया जाता है या फिर जो ऐसे केसेस हैं उन पे अगर बात होती भी है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होती भी है तो FIR में गड़बड़ कर दी जाती है। गैरत के नाम पे कत्ल लिखवाया ही नहीं जाता कि ये इस वजह से कत्ल हुआ है। कोई और वजह अनाद बना के किसी एक इंसान का कत्ल जो है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। ऐसे कुछ केसेस हमने रिपोर्ट भी किए, हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए हमने आप तक पहुंचाए भी। पहले ज़रा उन केसेस की कुछ झलकियां मुलाहिज़ा कीजिए और देखिए कि मुल्ज़िमान का ऐसे केसेस में मौक़िफ़ क्या होता है, और फिर आगे बढ़ते हैं आज के इस प्रोग्राम की जानिब और आपको दिखाते हैं कि इसकी वजह क्या होती है। कानून दान से बात करेंगे और इसको री कर लेना, माहिर कानून से बात करेंगे, कोशिश करेंगे पुलिस ऑफिशल्स का इस पे मौक़िफ़ आ सके, और सोशल एक्टिविस्ट जो ऐसे केसेस को देखती हैं या ऐसे केसेस पे सबसे पहले जिनकी आवाज़ बुलंद होती है जिस तबके की, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हम जो मुलजिम है फैसल, उसके साथ मौजूद हैं थाना निशाताबाद में, और फैसल से हम ये पूछते हैं कि इसने ये क्यों किया, कैसे किया और क्या ऐसी इसकी मजबूरी थी कि इसे इतना जुल्म करना पड़ा अपनी बीवी पे। फैसल, ये बताओ कि कितना अरसा हुआ शादी हुई को? 14 साल। 14 साल हो गए। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे। और क्या करते हो तुम? मैं बिजली और एसियों का काम करता हूँ। बिजली और AC का काम करते हो, तो ये किस तरह हुआ, क्या किया है ये तुमने? सर, मेरी बेगम बहुत अच्छी थी, मेरा हर तरह का ख्याल रखती थी, मेरे लिए सब कुछ थी वो। मुझे नहीं पता मैंने आइस के नशे में ऐसी हरकत कैसे मुझसे होगी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैंने अपनी बेगम के साथ ऐसा कर दिया। मेरे लिए तो मेरी दुनिया जहन्नम हो गई, जहन्नम से भी बदतर हो गई है सर। मेरे लिए तो सजा यही है कि मेरे हाथ से उसकी मौत हो गई है। नहीं, तुम्हें हुआ क्या था? क्या सोच के तुमने इतना आहनी हथियार उठाया और फिर? चला, मैंने आइस के नशे में था, मुझे ऐसे लग रहा था मुझे लोग मारने आ रहे। पहले भी तुम उसके साथ ये करते रहे हो? नहीं, मैंने कभी नहीं मारा। झगड़ा ज़रूर होता था, वो झगड़ती थी, मैं चुप हो जाता था, मैं कहता था मेरी गलती है। इस बार मुझे ऐसे लगा जैसे कुछ लोग मैं मारने आ रहे हैं, मेरे बीवी बच्चों को मार रहे हैं, मेरे बहन भाइयों को मार रहे हैं। मैंने कहा मुझे मार रहे हैं, मैं भी एक उनका मार दूँ। मुझे पता ही नहीं चला वो मेरी बीवी है। कब से कर रहे हो नशा ये? सर, ये कुछ काफ़ी अर्सा हो गया। कितने टाइम से? 5-6 साल हो गए सर। तो इस पे कभी किसी ने नहीं पूछा तुमसे कि ये क्या करते हो? सब मुझे मना करते थे, रोकते। मैंने छोड़ दिया था, ये 5 माह गुजर गए थे। 5 माह के बाद मैंने ये पिया था। तुम्हें अंदाज़ा है कि जब नशा तुम करते हो तुम्हारी क्या हालत होती है, और उस दौरान तुम अपने बीवी बच्चों के पास गए और ये तुमने सब किया है? सर, ये मेरी गलती, मुझे कोई होश नहीं था सर, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था मैंने क्या। मेरा ये गलती ना बड़ा छोटा लफ्ज़ है। ये जो तुमने किया है ना, ये तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा इस जहान भी और अगले जहान भी। ये बताओ कि कभी कोई सी बात पे कभी कोई झगड़ा हुआ बीवी से इससे पहले? नहीं, इसके अलावा कभी किसी बात पे झगड़ा नहीं होता था। वो बहुत अच्छी थी, बहुत ख्याल रखती थी, पूरा घर संभाला हुआ था उसने। कुछ याद हो क्या हुआ था? किस बात से बात शुरू कैसे हुई थी? कोई याद नहीं सर, कोई मेरा इसके अलावा उसके साथ कोई झगड़ा ही नहीं। चलो, बीवी का तो ये है कि तुम्हें होश नहीं था उस वक्त, तुमने ये सब कुछ कर दिया। ये पुलिस पार्टी पकड़ने गई थी तो उन पे तुमने हमला कर दिया। यकीन करें, होश में नहीं था। मेरे भाई है, मेरे भाइयों। तुम बेहोश रहते हो, बिल्कुल बेहोश रहते हो 24 घंटे हर वक्त?
सर मुझे 3-4 दिन होश ही नहीं, मुझे यकीन करें मुझे 2-3 दिन पहले मुझे पता चला मेरी बीवी मुझसे मर गई है। मुझे नहीं होश था सर, यकीन करें मुझे होश नहीं था। तुम्हारी इस हालत का तुम्हारे बहन भाइयों को, तुम्हारी बीवी को, सबको पता था कि तुम ऐसे हो जाते हो? जी पता था, वो मुझे रोकते थे। डॉक्टर के पास इलाज भी करवाया उन्होंने मेरा। कौन से डॉक्टर के पास इलाज चल रहा था तुम्हारा? डॉक्टर तैयब, वो कबूतरों वाले चौक में डॉक्टर थे। तो उसकी कोई मेडिसिन वगैरह कोई है, कुछ चीज़ें तुम्हारे पास? घर में पड़ी हुई हैं। कितने अरसे से इलाज चल रहा था? मैं ठीक हो गया था, 5 माह से इलाज चला, मैं ठीक हो गया था बिल्कुल। तो इलाज चल रहा था, उसके बावजूद तुमने आइस का नशा किया और फिर तुमने ये सब कुछ किया? जी बहुत बड़ा जुर्म हो गया सर। जुर्म तो तुमने कर लिया है, कोई 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 नदामत है? बहुत ज़्यादा नदामत, मैं दिन ब दिन मर रहा हूँ सर, अंदर ही अंदर मेरे कि ये मेरी इतनी अच्छी बीवी मुझसे मर गई। सर दुनिया में मुझे अगर कोई पूछती थी, मेरा पता रखती थी, क्या रखती थी, तो सिर्फ वही थी। नहीं, ये बातें तुम्हें उस वक्त सोचनी चाहिए थी। ये अब ये ऐसा वक्त नहीं है कि तुम ये सब बातें, ये रोना धोना जो है ये करो, ये सब कुछ करो। अब ऐसा कोई वो है नहीं, और ना ही तुम्हारी ये कोई बात सुनने वाला है कि तुम कितना उससे प्यार करते थे। प्यार तो तुम्हारा नज़र आ गया है जो तुमने उसके साथ किया। बिल्कुल। बच्चों का भी तुम्हें ख्याल नहीं आया? बच्चों का तुम्हें नहीं एहसास हुआ कि उसे तो तुम मार ही दोगे, तुम्हारी ज़िंदगी बाद में क्या होगी, या उन बच्चों के साथ? बेटियां हैं तुम्हारी दो, जो बेटियों के बाप होते हैं वो कुछ और तरह से सोचते हैं। बिल्कुल सर अभी मुझे समझ आ रहा है मैंने क्या कर लिया है। अभी मैं दलदल में फंस गया हूँ। अब मुझे अपने बच्चों का ख्याल आ रहा है बार बार कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मैंने क्यों ये कर लिया, मुझे नहीं पता चला ये क्यों हो गया। माँ बाप जिंदा है तुम्हारे? वालदा जिंदा, सिर्फ वालदा जिंदा है। वो साइमा की वालदा के बारे में भी सोचा है तुमने? सर वो तो बहुत अच्छी औरत थी और दिल की मरीज़ है, वो बेचारी तो मर गई होगी वैसे ही सुन के। उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा था, बड़ा साज करते थे मेरा, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं वो। सर ये लानत पता नहीं कैसे मुझे लग गई। मेरी दुआ है कि ये किसी के और के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ है। ये इसकी गुफ्तगू आपने फैसल की सुनी है? ये वही ज़ाहिर जाफ़र वाला वो सीन मुझे नज़र आ रहा है कि जिस तरह से जब वो फंसा और उसके बाद से जो रोना धोना उसने अदालत के बाहर शुरू किया और फिर जो कुछ हुआ, ये बिल्कुल वैसी ही कोई एक्टिंग करने की ये कोशिश कर रहा है फैसल। और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये उस वक्त कितना नशे में था और इतनी नशे की हालत में इंसान क्या कुछ कर सकता है, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट पुलिस कर रही है। हम इससे मज़ीद जानते हैं कि बीवी से कोई शिकवा था, कोई शिकायत थी फैसल तुम्हें? नहीं कोई शिकायत नहीं सर, कोई शिकायत नहीं। ये इतना अचानक कैसे हो गया? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि कैसे इतना अचानक हो गया कि तुमने हथौड़ों के वार करके उसे कत्ल किया। सर मैंने आपको बताया ना, मुझे ना चीज़ें नज़र आती थी, तो मैं यही कहता था मेरे बच्चों को मार रहे हैं, वो चीज़ें मेरे बच्चों को ज़िबा कर रही हैं। आप गवाहों से पूछ लें, जब मैं नारे लगा रहा था यहूदियों के ख़िलाफ़, कुछ यहूदी हैं वो हमारे घर को मार रहे हैं, तो मैं उनको बचाने के लिए मेरे से ये हुआ है, लेकिन मुझे क्या पता कि मैंने अपने घर को ही ख़त्म कर दिया है। शर्म आती है? बहुत सारी शर्म आती है। ये गलती, शर्म, हया, ये बड़े छोटे लफ्ज़ हैं इस वक्त इसके लिए। बेगम कभी हासिल आज तक तकलीफ नहीं दी थी, फूलों की तरह रखता था अपने बच्चों को। एक ही दफ़ा किया ना तुमने जो सब कुछ करना था, बस मुझे नहीं पता था सर क्या हो गया मेरे साथ। ये बातें इसके ससुराल से भी आपने जानी कि ये कितने अच्छे तरीके से उसके साथ जो है वो इसका बर्ताव था, ये किस तरह से शक की बुनियाद पे उसे देखता था। क्या फ़ोन पे बात कर रही थी, क्या कर रही थी वो उस दिन? सर वो फ़ोन आया था, उसको पता नहीं चला, मैंने पीछे से आके थोड़ा लगाया था उसको। अच्छा, तुम्हें इतना होश है कि वो फ़ोन पे बात कर रही थी? किससे बात कर रही थी? सर शायद वो अपनी बहन से या उसकी अम्मा का फ़ोन होगा, इसको अलावा उसको फ़ोन कोई नहीं आता था सर। पहले शक करते थे उस पर तुम? सर ये आइस पीने से शक होता था और कोई शक नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं था सर। जब मैं आइस पी लेता था ना तो मुझे शक होना शुरू हो जाता था, लेकिन कभी आज तक कुछ ऐसा सबूत या कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ सर। सर वो बेगुनाह थी, बिल्कुल बेगुनाह का एक का कत्ल ये ख़ुद मान रहा है अपनी ज़ुबान से कि इसने किया है, और कानून इस पे अपना रास्ता लेगा, कानून दिखाएगा इसे कि एक बेगुनाह का मर्डर करने से क्या सज़ा हो सकती है।
और दफ़ा 302 FIR में जो दफ़ा दर्ज की गई है वो है उसके तहत इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी, ट्रायल चलेगा। लेकिन इस सब में अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, एक तो वालिदैन को अपनी औलाद से इतना बेखबर नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, और अगर वो नशा कर रहे हैं तो उसका उनकी ज़िंदगियों में क्या असर हो रहा है। कहीं वो वायलेंट तो नहीं हो रहे, घर पे मुतशद्दद उनका रवैया तो नहीं हो रहा। ये सब बातें आपने देखनी हैं। साइमा का कत्ल हो गया, ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं जो हमारी नज़रों से, मीडिया की नज़रों से, थानों की फ़ाइलों से रूपोश हैं, लेकिन इस सब वाक़े का मुजरिम कौन, ये फ़ैसला आपने करना है। पिछले 11 सालों में तकरीबन एक डिकेड बनता है, ये इससे भी ज़्यादा अरसा बनता है, फैसलाबाद डिवीज़न और ज़िला गैर महफूज तरीन है ख़वातीन के लिए। गैरत के नाम पे जो कत्ल हुए हैं उनके अदाद शुमार हम आपको बता चुके हैं। मज़ीद हम इस पे बात करते हैं हमारे जो बीट रिपोर्टर हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं तैयब मकबूल साहब, उनसे। तैयब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहिएगा कि क्या सूरत हाल है पिछले एक साल में, उससे पीछे, और अब कुछ बेहतरी आई पिछले 1-1.5 साल में, या वैसे ही सूरत हाल है जो पिछले 10-11 साल के फिगर्स बता रहे हैं? शुक्रिया सभी। आज जिस तरह आपने बता चुके हैं कि पिछले 11 साल में पूरे पंजाब में देखा जाए तो 3154 ख़वातीन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। गोली मारकर भी कत्ल किया गया, कुल्हाड़ी के वार करके भी कत्ल किया गया, गला दबाकर भी कत्ल किया गया, टॉर्चर करके भी कत्ल किया गया। अगर हम इन 11 सालों में फैसलाबाद रीजन की बात करें और ज़िले की बात करें तो सबसे टॉप पे बदकिस्मती से हमारा फैसलाबाद रीजन रहा, जिसमें 11 सालों के दौरान 630 ख़वातीन को गैरत का नाम लेकर मौत के घाट उतार दिया गया। अगर हम फैसलाबाद ज़िले की बात करें तो 330 ख़वातीन को 11 सालों में, पिछले 2011 से लेकर 2021 तक 330 ख़वातीन को गैरत के नाम पर मौत के घाट उतारा गया। अगर हम इन रवां सालों में जो आज 2022 चल रहा है उसके 9 माह की बात करें तो तकरीबन 37 की अब तक फ़िगर पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक है, जिसमें ख़वातीन को गैरत के नाम पे कत्ल किया गया। अच्छा, एक मैं आपको एक बात बताता चलूँ, कत्ल होने वालों में माँ भी शामिल है, कत्ल होने वालों में भतीजी भी शामिल है, बेटी भी शामिल है, बीवी भी शामिल है। हर रिश्ता जो किसी खातून की शक्ल में है, गैरत का नाम लेकर नाम नहाद गैरत उनकी जागी, उन्होंने अपने घरेलू ख़वातीन को कत्ल किया। डबल मर्डर भी हुए फैसलाबाद में, ख़ास तौर पर 4 माह पहले, 4 भी नहीं 2 माह पहले खुलियावाला के इलाका में मामू ने अपनी भांजी को और अपनी बहन को कत्ल किया, गैरत का नाम लेकर निशाना बना दिया कि उन्होंने हमारी इज्जत की तरफ चले गई थी 100-800, उसको उन्होंने जो डबल मर्डर माँ बेटी को मर्डर किया। अच्छा, आज से कुछ साल पहले होता ये था कि गैरत के नाम पर कत्ल हुआ, अपना ही कोई फैमिली मेम्बर, अपना ही कोई ब्लड रिलेशन उस केस में मुद्दई बना। चंद माह गुजरे, सुलह हो गई, केस ख़त्म हो गया, उस कत्ल का कोई वाली वारिस नहीं रहा, जिसने कत्ल किया वो आज़ाद हो गया, ये मामले बढ़ते गए। तो आज से कोई तकरीबन 8 साल कबल ये कानून पास किया गया कि 311 एक ऑफेंस है पाकिस्तान पीनल कोड का, जो नॉन कंपाउंडेबल है, जिसमें सुलह नहीं हो सकती, जिसकी डेफिनेशन ही यही है कि जो नाम नहाद गैरत के नाम पर ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाता है, उसके बाद अपना ही तो फैमिली मेम्बर उसकी इसका मुद्दई बन के मुलज़म को कल को माफ़ कर देता है। 311 अब ऐड की जा रही है। उसके बाद से अब जो सुलह तो नहीं हो रही, लेकिन सूरत हाल ये है कि सज़ाएँ भी कम हो रही हैं गैरत के नाम पे। अच्छा तैयब साहब, एक चीज़ और बताइएगा, जब FIR ख़ास तौर पे दर्ज करवाई जाती हैं, अब चूँकि ये एक ख़ास दफ़ा जो है वो कानून का हिस्सा बन चुकी है, तो जब FIR कोई दर्ज करवाई जाती है गैरत के नाम पे कत्ल की या कोई इस तरह की कोई FIR होती है,
तो देखने में उमूमी तौर पे ये आया है कि कोई और वजह जो है वो बताई जाती है उस कत्ल की, ताकि वही बात कि कोई मुद्दई बन जाए, अपना फैमिली मेम्बर ही, और 6 माह बाद 8 माह बाद जो है वो सुलह करके मामला जो है वो सेटल कर लिया जाए। तो इसका कोई हल निकाला गया है कोई? सभी सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जब मैंने 8 साल पहले ये ऑफेंस जो उसमें ऐड हुआ 311 उससे पहले एक और इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की कि जो गैरत के नाम पे कत्ल है उसमें रियासत खुद मुद्दई बनेगी। जो मौका पर मौजूद इंक्वायरी ऑफिसर जाएगा वो मुद्दई बनेगा, या जो होमिसाइड इंचार्ज जो कत्ल की तफ्तीश करते हैं वो मौका पर गया वो उसका कंप्लेनेंट बनेगा, या SHO बनेगा। अच्छा, फिर होता ये था कि जब रियासत मुद्दई बनती या कोई पुलिस ऑफिसर या अहलकार उसमें मुद्दई बनता था तो उनको एविडेंस के लिए अदालत भी जाना पड़ता था, उसको उसी के नमूने वगैरह लेकर जाने के लिए PFS लाहौर भी जाना पड़ता था। उनका काम काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था। पुलिस के अपने जो अमूर हैं, महकमाना अमूर हैं, पब्लिक के मसाइल हल करने के लिए वो टाइम की कमी की वजह से फिर 311 ऐड की गई कि बेशक मुद्दई उनके घर में से कोई भी बन जाए लेकिन ये नॉन कंपाउंडेबल होगा, इसमें सुलह नहीं हो सकेगी, अदालत भी सुलह को नहीं मानेगी। अगर अपने तौर पर फैमिली में सुलह हो भी जाए, पुलिस ये ज़िमनी मिसल में लिख कर भी ले जाए कि सुलह हो गई है, लेकिन अदालत इस बात को नहीं मानती, उस केस का ट्रायल चलता ही रहता है। कानून के मुताबिक अदालत उस पर कार्रवाई जारी रखती है। अच्छा, पिछले 9 माह के आपने बताए, तो अभी भी फैसलाबाद की सूरत हाल वही है कि फैसलाबाद जो रीजन है या डिस्ट्रिक्ट है या आप कह लें डिवीज़न है फैसलाबाद, वो सबसे आगे है गैरत के नाम पे कत्ल में? अच्छा, मैं आपको यहाँ सभी एक बात बताऊँ कि कत्लों के हिसाब से अगर देखा जाए तो फैसलाबाद में अगर 2021 के 9 माह का जायज़ा लिया जाए तो 284 अफराद को ओवरऑल मर्डर किया गया था, लेकिन अगर 2022 के 9 माह को आप देखें तो 316 लोग मर्डर हो चुके हैं। आप ये देख लें 32 अफराद पिछले साल की निस्बत ज़ायद कत्ल हो चुके हैं। इसी तरह जो गैरत के नाम पे कत्ल है वो भी फैसलाबाद में शरह बढ़ी है। अच्छा, सूरत हाल आपको एक चीज़ मैं यहाँ अहम बात बताऊँ कि 3154 जो ख़वातीन मर्डर हुई हैं गैरत के नाम पे पूरे पंजाब में, उनमें से 65% रूरल एरियाज़ में, देहाती इलाकों में ये कत्ल हुई हैं। आप शहर में ये कह लें कि थोड़ा कोई शऊर है, कोई सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उस वजह से लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि गैरत के नाम पे कत्ल, कोई भी मज़हब, कोई भी कानून ऐसे कत्ल की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। तो फैसलाबाद अभी भी टॉप पर जा रहा है कत्लों के हिसाब से भी। अगर फैसलाबाद रीजन की हम बात करें, उसमें से फैसलाबाद ज़िला आम कत्लों के हिसाब से भी आगे है। अच्छा, एक और अहम बात, पूरे 10 साल में एक सबसे कम जो कत्ल हुए हैं वो रीजन के हिसाब से देखा जाए तो पिंडी में 123 हैं, लेकिन अगर ज़िला के हिसाब से देखा जाए तो ज़िला टोबा टेक सिंह, उसमें सिर्फ 23 ख़वातीन को कत्ल किया गया है 11 सालों में। ये वहाँ पर लिटरेसी रेट फैसलाबाद रीजन में सबसे ज़्यादा अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो टोबा टेक सिंह में है। अगर फैसलाबाद में भी लिटरेसी रेट उस तरह बढ़े, लोगों को आगाही दी जाए, एजुकेशन का म्यार बेहतर किया जाए, तो ये जो गैरत नाम हाथ गैरत के नाम पे बहन, बेटी, बहू और दीगर रिश्तेदार ख़वातीन कत्ल होती हैं तो ये सिलसिला रुक सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि मजहबी हलकों ने इस सारे उसमें क्या एफ़र्ट किया है, चूँकि जो मेंबर से या महराब से कही हुई बात है वो बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, उसको समझा जाता है, हमारे यहाँ बड़ा उसको मुकद्दम जाना जाता है, तो उसमें जो है वो उन्होंने कितना किरदार अदा किया है इस चीज़ को कम करने के लिए, लोगों में शऊर बेदार करने के लिए, कोई है? सभी ये तो एक मामला है, बहुत सारे मामलात में हमारा मेंबर लोगों को आगाही देता है कि हमारा मज़हब क्या कहता है किस मामले में, लेकिन अच्छा कुछ रवायात को रस्में इस किस्म की चलती आ रही हैं, सदियों से चलती आ रही हैं। आप देखिए, हम लोग आज से 74 साल पहले हमारा बरसगीर था, जॉइंट हम लोग रह रहे थे, ये एक हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनमें ये सिस्टम था कि गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता, वो रवायत अभी तक चल रही हैं। हमारे जो मेंबर और महराबा वहाँ से लोगों को आगाही दी जाती है, उसके बावजूद ये सिस्टम बेहतर करने के लिए, ये कत्ल रोकने के लिए सिविल सोसाइटी को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हर घर में ये तरबियत करनी पड़ेगी, हर मुआशरे में, हर सोसाइटी में ये तरबियत करनी पड़ेगी। दीगर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एक जो हमारे उलमा हज़रात हैं, उनके अलावा भी सोसाइटी में बेहतरी लाने के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं,
उनको भी एफर्ट करनी पड़ेगी, तब ये नाम नहाद गैरत के नाम पे जो कत्ल होते हैं उसका सिलसिला थम सकेगा। बहुत शुक्रिया तैयब साहब आपका। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे थे और कुछ रेमेडीज़ बता रहे थे कि किस तरह से इस चीज़ को कम किया जा सकता है, किस तरह से गैरत के नाम पे जो कत्ल होते हैं, जो ख़वातीन, बहनें, माएँ, बच्चियाँ जो हैं वो इस घिनौनी चीज़ की भेंट चढ़ जाती हैं, इसको रोका जा सकता है या इसको कम किया जा सकता है। और एक बड़ी तशवीशनाक बात जो है वो अब तक सामने आई, पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड भी आपके सामने रखा और पिछले 1 साल के दौरान भी फैसलाबाद डिवीज़न रीजन में कोई जो है वो नहीं हुआ कि इसका नंबर इसमें थोड़ा नीचे आया हो। ये कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है, ये बहुत परेशान कुन चीज़ है। फैसलाबाद के जो बड़े हैं उनको इस मुतालिक सोचना होगा, सिविल सोसाइटी के अफराद हैं उनको इस मुतालिक सोचना होगा, हमारे उलमा हज़रात हैं उनको इस हवाले से सोचना होगा, पुलिस या इदारों के साथ मिलकर कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनाना होगी, लोगों में अवेयरनेस लाना होगी, ऐसे प्रोग्राम्स चलाना होंगे कि इस चीज़ को कम से कम किया जा सके। इसी अहम मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं एक्सा कमल साहिबा। बहुत शुक्रिया मैम आपका कि आपने वक्त निकाला। कहिएगा कि गैरत के नाम पे कत्ल पूरे पाकिस्तान में होता है, अजीब व गरीब फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो सामने आते हैं, लेकिन फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और फैसलाबाद डिवीज़न या फैसलाबाद रीजन की बात की जाए पिछले 11 सालों में सबसे आगे हैं ऑफिशियल फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक। और फिर ये साल गुजर रहा है, इसके जो 9 माह गुजरे हैं इसमें भी कोई खातिर खा कमी नहीं आई, फैसलाबाद की पोजीशन वही है। तो तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है, ये क्या वजह है इस सब की? जी बिल्कुल, जब हम बात करते हैं गैरत के नाम पे कत्ल या ऑनर किलिंग या मुख्तलिफ सूबों में इसका मुख्तलिफ नाम हो सकता है, जैसे सिंध में इसको कारोकारी का नाम दिया जाता है, तो गवर्नमेंट के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो तो एक अलग चीज़ है। जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो कहता है कि पिछले साल में इतने ऑनर किलिंग हुई है 467 के करीब, लेकिन जो ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं उनका कहना है कि ये 1000 से भी ज़्यादा ऑनर किलिंग के केसेस हुए हैं ओवरऑल पाकिस्तान में, और फैसलाबाद का नंबर इसमें हाईएस्ट रहा है पिछले 1 साल में भी, और इस साल में भी बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो ये जो वाकई सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है और इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। रिपोर्टेड केसेस जो हैं वो एक अलग चीज़ हैं, और ऐसे केसेस जो रिपोर्ट नहीं होते लेकिन वो मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ NGOs के ज़रिए से और इंसानी हकूक़ के कारकुनों के ज़रिए से जो सामने आते हैं उनका फ़िगर जो है वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। और मेरे ख़याल से हमें इस पर जो है वो स्ट्रिक्टली एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जब हम कहते हैं कि इसकी वजह क्या है कि क्यों ये ऑनर किलिंग, ये गैरत के नाम पर कत्ल, ये है क्या चीज़, तो मेरे ख़्याल से हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सकाफ़त है, उसमें गैरत को जो है वो औरत के साथ जोड़ दिया गया है। और जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी कि एक बंदे ने जो एक अच्छे खासे पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, जब उनसे पूछा गया कि ये ऑनर किलिंग क्यों होती है, तो उसने कहा कि अगर दौलत चली गई तो कुछ नहीं गया, अगर सेहत गई तो फिर भी कुछ ना कुछ इंसान का जाता है, लेकिन अगर गैरत जाती है तो सब कुछ चला जाता है। और उसमें ज़रूरी हो जाता है कि फिर उस औरत को जिसके साथ गैरत जोड़ी गई है उसको कत्ल करके जो है वो अपना, जिसको कहते हैं कि अपनी नाक ऊंची करना या अपना शिमला ऊंचा करना, तो यही वजह है कि ऑनर किलिंग के केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो फैक्ट्स आए हैं हमारे पास, इसमें जो रूरल एरियाज़ हैं, देहाती एरियाज़ जो हैं, आप जाहिर सी बात है काम भी करती हैं, बिल्कुल वहाँ का जो रेशो है वो ज़्यादा है रिलेटिवली जो आपके शहर के जो इलाके हैं, अर्बन एरियाज़ हैं। बिल्कुल, इसकी क्या वजह है? तालीम का फुकदान है, तरबियत का फुकदान है, क्या वजह है इसकी? जी, इसमें तालीम का फुकदान तो डेफिनेटली है ही, और इसमें मुझे लगता है कि अवेयरनेस की भी एक कमी है
क्योंकि हमेशा ऐसा होता आया है कि जब भी गैरत के नाम पर कत्ल हुआ तो उसमें थोड़ा सा बताती चलूँ कि अपने देखने वालों के कि होता क्या है कि ख़ानदान में से ही कोई फ़र्द जो है वो अपने ख़ानदान की बहू, बेटी, बहन को कत्ल कर देता है। इवन अपनी माँ को भी गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। एक बंदा जो कातिल होता है और दूसरा ख़ानदान का कोई फ़र्द जो है वो मुद्दई बन जाता है और वही FIR करवाता है और कुछ अरसे बाद जो है वही जो है वो माफ़ कर देता है उस कातिल को और वो बंदा जो है फिर से अपने घर जो है वापस आ जाता है। तो यही वजह रही है, हमेशा तरीक़ाकार यही रहा है, पैटर्न यही रहा है कि एक बंदा कत्ल कर दे और दूसरा जो है वो उसको फिर माफ़ कर दे। तो यही इसी वजह से जो है केसेस बढ़ते रहे हैं, क्योंकि उस पर जो कवानीन है वो मौजूद नहीं है। अगर मौजूद है तो इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं होता है और मुजरम जो है वो बहुत आसानी से निकल आते हैं। तो इसलिए लोगों को कोई डर खौफ नहीं है, उनको यही है। एक चीज़ जो गवर्नमेंट की जानिब से की गई 7-8 साल पहले, एक कानून में एक अमेंडमेंट की गई इसमें कि 302 की दफ़ा के साथ दफ़ा 311 जो है वो जिसमें ये होता है कि सुलह पार्टीज़ की जो है वो नहीं हो सकती, स्टेट कहीं ना कहीं इसकी मुद्दई बनती है। तो उसमें अगर वो होने के बावजूद भी ये रेशो, ये वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे, कम नहीं हो रहे, क्या मज़ीद हो सकता है? क्या मज़ीद इसमें जो है वो तब्दीली कानून के ज़रिए जो है वो आप समझती हैं लाई जा सकती है, या अपने रवैयों में क्या तब्दीली लाई जा सकती है? अच्छा, इसको अगर हम देखें कि एक तो ग्रास रूट लेवल है, जो आम हमारे अवाम हैं उनको अवेयरनेस दी जाए इस बारे में, और इसके साथ साथ जो हमारे अदारे हैं जिन्होंने कानून की तशरीह करनी होती है, कानून को इम्प्लीमेंट करना होता है, उनकी सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनके पास जब भी ऐसा कोई केस आता है तो वो इसको कत्ल मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि अच्छा, इनके अपने घर की बेटी थी, अगर इन्होंने कत्ल कर दिया तो वो इनका ज़ाती मामला था, और वो कहते हैं कि भाई यहीं पर रफ़ा दफ़ा कर देते हैं मामले के, क्योंकि वो डरते हैं कि अच्छा हम केस करेंगे, कोर्ट में हमें जाना पड़ेगा और बार बार मतलब सुनवाई होगी तो हमें हर पेशी पे साथ जाना पड़ेगा। तो हमारे अदारों की सेंसिटाइजेशन इसमें बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है, ठीक है। तो उसको जो अगर इस तरह का कोई केस आता है तो उसको भी उसी तरह से लिया जाए जो किसी और इंसान के कत्ल को लिया जाता है, कि एक औरत का अगर गैरत के नाम पे कत्ल होता है तो वो उसको भी वैसा ही कत्ल कंसीडर किया जाए जो कि एक मर्द का कत्ल है, ठीक है। तो इसको हमारे अदारों को सेंसिटाइज किया जाए, हमारी आवाम को अवेयरनेस दी जाए, और जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं उसमें जो सज़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। ये नहीं है कि चंद साल बाद जो मुजरम है वो दोबारा से दंदनाता हुआ बाहर आ जाए। 302 की दफ़ा मेरे ख्याल में सबसे बड़ी सख्त किस्म की, लेकिन इसमें आप ये देखिए कि कितनों को ये 302 की सज़ा जो है वो पूरी हुई है, ठीक है। क्योंकि उसमें हुआ यही, आप कंदील बलोच का कत्ल जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था और जब इस पे बात होनी शुरू हुई थी, उसमें देखें कि उसकी माँ ने चंद साल बाद, क्योंकि उसको लगा कि जी अब मेरी बेटी तो कत्ल हो गई, बेटा मेरा जेल में है, तो मैं क्यों ना उसको माफ़ कर दूँ, तो उसने माफ़ कर दिया और वो अभी मुजरम जो है वो बाहर है, ठीक है। तो इसी तरह से होता आया है। लेकिन अभी अगर स्टेट डायरेक्ट इसमें पार्टी बनती है, ख़ानदान को इसमें बिल्कुल साइड पे कर दिया जाए, और स्टेट क्योंकि कहती है कि मैं जो हूँ अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करूँगी, ठीक है, तो और हमारा आइन भी यही कहता है, तो स्टेट अगर पार्टी बनती है और सख्ती से इस पर अमल दरामद करती है तो मेरे ख्याल से जो हैं वो हालात कुछ बेहतरी की तरफ लाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गुफ्तगू आपने सुनी मोहतरमा अक्सा कमल साहिबा की। इनका ये कहना है कि जो स्टेट है वो अपना किरदार इसमें अदा करे, और दफ़ा 311 का ऐसे केसेस में सिर्फ शामिल होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इस पे इम्प्लीमेंट होना भी, जो इदारे हैं उनका काम करना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इस चीज़ को ये सोच के या ये समझ के ये इस चीज़ को ना निगलेक्ट किया जाए कि ठीक है इनका अपना आपसी मामला है, इसको जो है वो फ़ाइलों की नज़र कर देते हैं, दफ्तर की नज़र कर देते हैं। इसको एक इंसान के कत्ल के तौर पे लिया जाए और इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन ख़ुद इदारे अपने हाथ में लें, और फिर सज़ा और जज़ा का अमल जो मुतय्यन है ऐसे केसेस में वो किया जाए। पंजाब की सूरत हाल पे हमने बात की, फैसलाबाद के हालात आपको बताए, सबसे कम जो जहाँ पे गैरत के नाम पे जिस ज़िले में कत्ल गारतगरी हो रही है उसकी सूरत हाल बताई। अच्छा, मौके को हमने गनीमत जाना। यहाँ पे सिंध से हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, सांगर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हैं और एक्स MP हैं सईद खान निज़ामानी साहब, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं कि वहाँ पे कारोकारी या गैरत के नाम पे जो कत्ल गारतगरी होती है उसकी सूरत हाल क्या है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
बताइएगा कि सिंध में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कुछ वाक़यात होना कम शुरू हुए हैं या पंजाब की तरह दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कारोकारी के वाक़ात सिंध में बहुत थे और बहुत चल रहे थे, और हमारे कुछ सिंध का अपर सिंध है, उस इलाके में ये बहुत कारोकारी का सिस्टम था थोड़ी बात में। और ये मैं आपको बताऊं कि लोग जो है अपने मसले होते हैं, कोई अपना डिस्प्यूट होता है, कोई ज़मीनों का झगड़ा होता है, कोई तो वो गैरत का दिखा के अपनी बीवी बहन को मार के दूसरा जो अपोजिट साइड में मुखालिफ साइड के लोग हैं उनको भी मार देते हैं। ये हालात भी हैं। ये और कारोकारी एक्चुअली भी जो होती है तो वो उसको ऐसे मारना नहीं चाहिए। कोर्टें हैं, कोर्टों में जाना चाहिए, कोर्टों में मसले हल करने चाहिए। देखो कि किसी बच्ची है उसको ऐसे कत्ल करना, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। लेकिन सिंध गवर्नमेंट का ऐसे कोई हालात नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट उनको तहफ़्फ़ुज़ दे। ये मुझे इस बात पे अफसोस है। लेकिन वो ये इस पर कानून भी बने हुए हैं, इस पर हर चीज़ है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होती, उस पर अमल नहीं होता। अच्छा, नई कोई कानून साजी की है? यहाँ पे पंजाब में तो सूरत हाल बड़ी अजीब सी थी कि बाद में सुलह हो जाती है, मामलात सेटल हो जाते हैं। सिंध में भी कोई ऐसा मामला है कि जिरगा औताक बैठक वहाँ पे कुछ मामलात होते हैं, फिर अगर कोर्ट्स में जाते हैं तो फैमिलीज़ आपस में बैठ के सेटल कर लेती हैं, और वो जो बच्ची या जो खातून इस दुनिया से चली गई है गैरत के नाम पे, उसका कत्ल जो है वो माशरे के सर पे उसी तरह से रहता है या कुछ बेहतरी है? उधर ऐसे हालात भी हैं जैसे आप कह रहे हैं, उधर भी ऐसे हालात हैं। अगर कोई ऐसा मसला हो जाता है, उसके वर्षा होते हैं, जो FIR में जो नॉमिनेटेड लोग होते हैं, वो जो है उन लोगों से जो फरियादी होते हैं उनसे जाके अप्रोच करके कोशिश करते हैं कि मसले कोर्टों से बाहर ही हल हों। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे जरगे नहीं होने चाहिए, फैसले नहीं होने चाहिए। कोर्टों में मसले हल हैं, कोर्ट जो भी है करे वो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल में। लेकिन ये बिल्कुल जरगे भी हो जाते हैं, फैसले भी हो जाते हैं, कारोकारी के ये मसले उधर बाहर भी सेटल हो जाते हैं और सेटलमेंट हो जाती है, फैसले हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हम और कानून साजी की बात है, ज़रूर कानून साजी। जब हम असेंबली में थे तो हमने भी कोशिश की कि सिंध असेंबली से ऐसा बिल मंजूर कराया जाए कि कारोकारी की रोकथाम हो, कारोकारी नहीं हो। लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये फेडरल को टाइम नेशनल असेंबली में भी ऐसा कानून पास किया जाए, और सूबों में सब सिंध असेंबलियाँ जो पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली, KP की असेंबली, बलूचिस्तान ऐसा कानून पास करें और लड़कियों को जो बेहस हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उन बेचारियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनकी जानें बचाई जाए, उनकी इज़्ज़तें बचाई जाए, और ऐसा कानून होना चाहिए और कानून पास करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे अपनी बार की लेवल, कोर्टों की लेवल पे, असेंबलियों में भी हम कोशिश करेंगे ऐसा कानून हो जो इस मसले को हल किया जाए, ऐसे मसले पैदा नहीं हो और नहीं होने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की सईद निज़ामानी साहब की, और इन्होंने कहा कि जिरगा सिस्टम ठीक है, बहुत मजबूत है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो कोर्ट्स में जिनका हल होना ज़रूरी है, जिनको अदालतें सुने तो वही बेहतर है। उनमें एक उन्होंने बड़ी निशानदेही की कारोकारी और गैरत के नाम पे जो कत्ल होते हैं वहाँ पे सिंध में, इसके हवाले से। और इन्होंने कहा कानून साजी भी हुई है, लेकिन अभी भी एक वैक्यूम बाकी है, अभी भी इस पे काम होना बाकी है। जब ये गवर्नमेंट में थे तो इनका कहना है कि इन्होंने भी एक कोशिश की थी, और अब भी इस एफर्ट में है कि बार लेवल पे जो है वो इसको बेहतर किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, इसी पे बात करते हैं। सरदार अली वासिफ चट्टा साहब मारूफ कानूनदान हैं, और इनसे हम गुफ्तगू गाहे बगाहे करते रहते हैं ऐसे मौज़ूआत पे, तो आज भी इनका मौक़िफ़ लेते हैं इस सारी सूरत हाल पे। सर, बहुत शुक्रिया वक्त का आपके। कहिएगा कि बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। फैसलाबाद जो है पिछले 11 सालों में गैरत के नाम पे कत्ल में ज़िला सूबा पंजाब में टॉप पे है। फैसलाबाद रीजन की बात की जाए, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, किस तरह से देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? जी थैंक यू मैडम। जैसे रईस ने बात की, निज़ामानी साहब ने, वो सिंध बार के सदर भी हैं, वहाँ पे हमसे बहुत ज़्यादा मामलात इस तरह के होते हैं। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। खान साहब ने भी एक बड़ा बुनियादी इशू जो हल उसको जो है वो हाईलाइट किया है कि जनाब आपका डिस्प्यूट पर्सनल होता है, आपके मामलात पर्सनल होते हैं, आप उसको औरतों के नाम पे कन्वर्ट करके आप उन चीज़ों से फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, जो कि एक मैं समझता हूँ बदबख्ती और गिरावट की एक इंतहा है, जिसके बाद इंसानियत जो है, इंसानियत सोच वाक़यात का नमूदार होना, इंसानियत सोच हरकतों का नमूदार होना,
इससे मेरे नज़दीक मकरूह हरकत कोई नहीं है। जो फैसलाबाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, फैसलाबाद में गैरत के नाम पे कत्ल करना, मैं तो एक हैरान हूँ कि हमारा यहाँ पे कोर्ट का सिस्टम मौजूद है, पुलिस इफ़ेक्टिव है, सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव है। आपका जो मीडिया है, आप मीडिया पे जितने भी आप दीनी और इस तरह के वो हमें टॉक शो दिखाते हैं, उसमें बताया जाता है कि औरत का मुकाम क्या है, औरत का किरदार क्या है, औरत को हमने किस जो है मामलात कैसे बेहतरी के लिए लेके जाना है। तालीम की हमारे यहाँ पे कमी नहीं है। इन सब बातों के बावजूद अगर आप समझें कि फैसलाबाद में भी ये हो रहा है, जैसे इस वक्त पंजाब में टॉप पे है, तो मैं समझता हूँ अक्सरियत जो है वो हमारे जो देहाती एरियाज़ हैं वहाँ की है। जो शहरी आबादियाँ, हमारे जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पे सूरत हाल कदरे बेहतर है, वो लिटरेसी रेट बेहतर होने की वजह से है। इस पे काम होने की ज़रूरत है। इस पर मैं समझता हूँ कि एजुकेशन जो है वो एक फर्स्ट स्टेज है जी, ये एलिमिनेट करती है इस किस्म के वाक़यात को। आप अगर हर औरत को जो एक तालीम लेने जो घर से निकलती है उसको एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, उसका तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ने जो दिया हुआ है, आपको आँख की शर्म दी हुई है, आपकी आँख में शर्म होनी चाहिए, इज़्ज़त जो है ये, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। मेरा तो अक्सर वो दोस्तों से बात होती है, सबसे पहले आपकी रिस्पेक्ट है, अगर आपकी रिस्पेक्ट कायम है तो बाकी मामलात हैं। जहाँ तक औरत की इज़्ज़त का ताल्लुक़ है, औरत की इज़्ज़त से ज़्यादा कोई चीज़ मेरे नज़दीक अहम नहीं है। इस सारी सिचुएशन में, इस सारे सिनेरियो में जितने भी हमारी बहनें हैं, जितनी भी हमारी माएँ हैं, इनको एक तालीम की जो आगाही की ज़रूरत है, वो इसी सूरत में मुमकिन है कि इस ज़िले की, इस डिस्ट्रिक्ट की हर औरत, हर मेरी माँ, हर मेरी बहन वो तालीम याफ्ता हो। आपके पास तालीम होगी तो आपके ये सारे मामलात जो है वो ईज़िली सॉर्ट आउट होने की बेहतर अंदाज में चलेंगे। अच्छा, एक कानून साजी पे कुछ बात कर लेते हैं कि 8 साल पहले कानून बनाया गया, दफ़ा 311 जो है ऐसे उसमें शामिल की गई है, क्योंकि आपके पास ऐसे केसेस आते भी हैं, आप ऐसे केसेस को डील भी करते हैं, अदालतों में भी देखते हैं, सेटलमेंट हो जाती है। इस सब के बावजूद इस कानून से बड़ा अफसोसनाक वो एक अमल देखने को मिला है। 6 माह बाद, 8 माह बाद किसी कोई दूसरी वजह अनाद बना के जो है वो डाला जाता है FIR में, और फिर उसके बाद जो है वो फैमिली सेटल कर लेती है, किसी कज़न का नाम दे देते हैं, किसी भाई का, किसी भतीजे का, किसी का नाम भी दे के उसको सेटल कर लिया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए, क्या कहाँ पे जो है वो वैक्यूम है, किस जगह को जो है कानूनी तौर पे जो है वो पुर किया जाना ज़रूरी है? इसमें जो एलिगेशन है ना जी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरी इशू जी, इसमें 311 जब आप अट्रैक्ट होती है, मैं समझता हूँ उसमें जब स्टेट पार्टी बनती है ना जी, स्टेट शुड नॉट लेफ्ट दैट मैटर, उसमें अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि आप जो है वो सुलह कर लें आउट ऑफ द कोर्ट। वो जो सुलह हमारी होती है ना जी, वो सुलह बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ पे इस मामले में इस तरह होती है कि आपका जो मुद्दई होता है वो बेचारा पहले ही सितम ज़रीफ़ी उसके ऊपर सारी आई होती है, वो नुकसान उठाता है, उसके बाद अगली बदबख्ती उसके ऊपर ये हो जाती है कि उसको ये पुलिस जो है ये निचोड़ के रख देती है, ये उनके हवास ही नहीं बहाल होने देते। वो पुलिस से डरते हुए, एक तो उनके साथ पहले ज़्यादती हो गई, दूसरा पुलिस का जो है वो एलिमेंट जो है वो उस डर और उस खौफ और पुलिस के साथ ना देने की वजह से, प्रॉपर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ना होने की वजह से मामलात सारे दरम बरम हो जाते हैं, वो सुलह पे मजबूर किया जाता है। आप समझते हैं कि जो पुलिस का जो हमारा निज़ाम है, ये जो कल्चर आप कह लें, निज़ाम नहीं कल्चर अगर हम इसको नाम दें, वो आड़े है इस सारी सूरत हाल के, इसको कम किया जा सकता है? ये जो कत्ल हैं इनकी रेशो को, ये जो वाक़यात हैं इनकी रेशो को कम किया जा सकता है अगर पुलिस अपना इफ़ेक्टिव रोल जो है वो वहाँ पे अदा करे? वाला हमने दोनों भाइयों ने मिलकर एक प्रोग्राम किया था, मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि SHO जो एरिया का SHO है उसको पता है कहाँ पे कौन सी मामला हो रहा है। जी, गुमशुदा बच्ची का प्रोग्राम था, गुमशुदा बच्चे का प्रोग्राम था। तो जनाब ये कैसे पॉसिबल है कि SHO के नॉलेज में ना हो? सेकेंडली, पुलिस का निज़ाम इस वक्त फरसूदा तरीन है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जनाब आपके पास चीज़ों की कमी नहीं है, आपके पास वसाइल की कमी नहीं है, आपके पास कानून के स्ट्रक्चर की कमी नहीं है, आपके पास बेहतरीन एक कानून का स्ट्रक्चर है। जस्ट यू हैव टू गो विद दैट स्ट्रक्चर, आप उसके साथ जाएं, उसके साथ चलें। अगर आप अकॉर्डिंगली एज पर द रूल्स और प्रोसीजर लेट डाउन है जो सिस्टम के अंदर, उसके मुताबिक काम करें, तो कौन सी चीज़ की हमारे अंदर कमी है जी? ये कारोकारी
जो सिंध में जिसको कहते हैं, यहाँ पे गैरत के नाम पे जो कत्ल है, ये तो सर ये रुकना इसका ये तो बिल्कुल ठीक शर्मिंदा है, होते हैं मैं हम लोग। समझ गया हूँ आपकी बात। अब ये बताएं कि कानून में और कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है, कानून ने अपना काम कर दिया, 311 दफ़ा जो है वो ऐड कर दी गई ऐसे कत्लों में स्टेट। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आती है, वो ये कि जब इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है तो जैसा कि मैंने पहले भी गुजारिश की कि कुछ और वाक़या बना के, कोई और बहाना बना के, गैरत का नाम ही नहीं लिया जाता, FIR दर्ज करवाई जाती है, जिसके मुद्दई ख़ुद घर वाले होते हैं, जो मकतूला होती हैं उनके। ऐसे वाक़यात में कानून जो है वो क्या करे, या पुलिस जो है, जहाँ पे पुलिस को बताया ही नहीं जाता कि ये गैरत के नाम पे कत्ल है, हालांकि एक्चुअली वो गैरत के नाम पे कत्ल होता है। बहुत सारे वाक़यात होते हैं, आप भी देखते रहते हैं। ऐसे वाक़यात की सद्देबाब के लिए क्या करना चाहिए? में सर बड़ा बेहतरीन सा मामला है, बात फिर वहीं पे इन्वेस्टिगेशन की झोली में आ जानी है। आपका जो इन्वेस्टिगेशन है, दे प्ले अ वाइटल रोल इन होल ऑफ दिस सिचुएशन। इन्वेस्टिगेशन ने जब प्रॉप कर देना है और उन्होंने डिक्लेयर कर देना है कि ये गैरत के नाम पे हुआ है, तो आपकी ज़िम्नियों के अंदर वो चीज़ें आ जानी हैं। बिल्कुल ठीक है। दे ओवरकम होल ऑफ अ सिचुएशन, उन्होंने उस सिचुएशन के ऊपर आ जाना है। अब FIR और ज़िम्नियाँ वो पार्ट एंड पार्सल है एक दूसरे के, दोनों ने साइड बाय साइड चलना है। एंड यदि शुड डिसाइड द मैटर इन बिटवीन दैट सिचुएशन, इन बिटवीन दैट सिनेरियो, तो जनाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को strong इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है, पुलिस के वसाइल और उनके जो मामलात हैं उनको प्रॉपरली बुरेकार लाते हुए इन सारी चीज़ों को हल करना, ये मैं समझता हूँ इस वक्त अहम ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सरदार अली वासिफ़ चट्ठा साहब आपकी गुफ्तगू का, और बड़े अहम कानूनी नुक्तों पे हमने इनसे बात की कि कानून ने अपना काम कर दिया है, पुलिस ने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, रिवायती अंदाज से हट के जदीद तरीक़ों से उसको इन्वेस्टिगेट करना होगा कि आया केस हुआ क्या है, और फिर जब स्टेट कहीं पे बनती है तो फिर ठीक है, आपके दीगर मामलात भी हैं, दफ्तरी उमूर भी हैं, सब कुछ है, आपने वो भी निपटाना है, लेकिन ये भी आप ही की ज़िम्मेदारी है, बल्कि आपकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी ही ये है कि इस शहर के, बल्कि इस मुल्क के बासियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना। बहुत शुक्रिया।